Hello and welcome back to my channel. I'm Dr. Payal Hiranwar, Assistant Professor of Mathematics, Senior College. तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं सॉलिड ज्योमेट्री, उसी चैप्टर को आज हम आगे बढ़ाते हैं। आज के वीडियो में आपको क्या सीखने मिलने वाला है? तो आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट समझाने वाली हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करना है। अब व्हाट डू आई मीन बाय दैट? होता क्या है कि हमने देखा है एग्जाम में बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कि ये क्वेश्चन में करना क्या है। सॉलिड ज्योमेट्री का जब बीएससी लेवल का क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर में, तब बच्चे क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ ही नहीं पाते एग्जैक्टली करना क्या है। उस टाइम पर वो सिचुएशन होती है कि अरे भैया को बस इतना बता दे करना क्या है, इसमें हम सब कर लेंगे। आता आपको सब कुछ है, बट वो टाइम पे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है। तो आज मैं आपको उसके लिए ट्रिक बताने वाली हूँ कि किस तरीके से कितनी आसानी से आप समझ सकते हो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको करना क्या है एंड व्हाट इज द मेथड टू फॉलो। ठीक है, तो हो सकता है कि आज हम एग्जाम्पल कंप्लीट न कर पाए, देखते हैं टाइम लिमिट कैसे हमारा सुटेबल होता है। अगर वो नहीं भी हो पाता है एग्जाम्पल तो वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर ले लेंगे, बट आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाउ टू एनालाइज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले फटाफट से कर लो। आगे बढ़ते हैं। और क्यों फटाफट से कर लो? क्योंकि आपको तो पता है इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू अ गिवन सर्कल। अब आप बोलोगे मैम इसके पहले भी तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमने इतने बार निकाला हुआ है, तो इसमें क्या फर्क है? अब मैं आज आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि आप कैसे समझोगे कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर तो इतने सारे टाइप से निकाला जाता है, तो हमें समझना कैसे, एनालाइज कैसे करना है कि इस पर्टिकुलर या कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है तो उसमें कौन सी मेथड अप्लाई करनी है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। थ्रू अ गिवन सर्कल, ठीक है, आज के जो वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हमें ये एक सर्कल का इक्वेशन होगा, उससे हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालने वाले हैं, उस सर्कल से पास होने वाला इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, सर्कल की जब मैं बात करती हूँ तो मेरे पास तीन टाइप के इक्वेशंस होंगे। हाउ कम थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेशंस? पहले तो ऑलरेडी हमारे पास एक जनरल इक्वेशन होता है सर्कल का, बट हम अभी सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, स्फीयर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन से तीन टाइप्स है जिससे हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल सकता है? मुझे एक बात बताओ, एक स्फीयर और एक प्लेन, हमने देखा है इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है? स्फीयर और प्लेन का इंटरसेक्शन होता है सर्कल, राइट? मतलब थ्रू अ गिवन सर्कल की अगर मैं बात करती हूँ तो ये जो सर्कल है ये मुझे कहां से मिल सकता है? एक स्फीयर और एक प्लेन के इंटरसेक्शन से मिल सकता है सर्कल। ये एक पॉसिबिलिटी है। देन दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मुझे ये सर्कल मिल जाए, हमने ये भी देखा था कि अगर दो स्फीयर्स है, दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी एक सर्कल होता है। दैट मीन्स ये जो गिवन सर्कल है हो सकता है कि ये दो स्फीयर्स के इंटरसेक्शन, यहाँ पर मैंने ये प्लस का मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ठीक है, तो हो सकता है कि दो स्फीयर्स के इंटरसेक्शन से ये सर्कल मिला होगा। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी है कि एक स्फीयर और प्लेन z इक्वल टू 0, एक स्फीयर हो सकता है एंड एक कोई प्लेन z इक्वल टू 0, राइट? दैट मीन्स z इक्वल टू 0 मतलब xy प्लेन, ये हम डिटेल में बाद में देखेंगे। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज है जिससे हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल सकता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो हमें सर्कल मिला हुआ है, लाइक हमने देखा एक स्फीयर मिला, एक प्लेन है, दोनों का इंटरसेक्शन एक सर्कल है, तो वो जो सर्कल मिला था उससे पास होने वाला स्फीयर। अब मुझे बताओ, कोई एक सर्कल दिया है तो उससे पास होने वाला सिर्फ एक ही स्फीयर होगा क्या? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे स्फीयर्स होंगे उस पर्टिकुलर सर्कल से पास होने वाले। हम बड़ा 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 बना सकते हैं, बहुत सारे स्फीयर्स हो सकते हैं। तो हमें जो इक्वेशन मिलने वाला है एक्चुअली वो सेट, जो जनरल इक्वेशन हम फाइंड करेंगे वो सेट ऑफ स्फीयर्स होने वाले हैं। बहुत सारे स्फीयर्स का एक जनरल इक्वेशन हमें मिलेगा एंड अगर हमें और एक कंडीशन कोई दी होगी तो उससे हम वो पर्टिकुलर स्फीयर निकाल सकते हैं। अब इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइप देखते हैं, मतलब हमें जो सर्कल मिला है वो अगर एक स्फीयर और एक प्लेन, ठीक है, उससे अगर मिलता है तो हम कैसे करेंगे? सी द फर्स्ट टाइप, द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू द सर्कल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, थ्रू द सर्कल
सर्कल कहां से मिला है? थ्रू द सर्कल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड प्लेन। मतलब अब स्फीयर और प्लेन की इंटरसेक्शन जिससे जो सर्कल मिला है उस सर्कल से पास होने वाला तीसरा स्फीयर या दूसरा स्फीयर, यहाँ ऑलरेडी एक स्फीयर है, ठीक है, हमें क्या निकालना है? एक नए स्फीयर का इक्वेशन निकालना है जो इस सर्कल, कौन सा सर्कल, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से मिला हुआ है उस सर्कल से पास होने वाला है, हमें वो निकालना है इक्वेशन, ठीक है। अब बिकॉज स्फीयर दिया हुआ है तो स्फीयर का एक इक्वेशन होगा, तो हम उसको शॉर्ट में बोल सकते हैं s इक्वल टू 0। हमें पता है जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। दिस इज आवर जनरल इक्वेशन, राइट? अभी तक लर्न हो चुका होगा सबको। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन ऑफ स्फीयर दिया है, एंड वी आल्सो नो दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है? ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 बोल दो या कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो आप यहाँ पर, इक्वल टू 0। यहाँ d लिया था तो यहाँ d1 ले लिया, तो इसको, इन दोनों को हम शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं कि s इक्वल टू 0 कॉमा p इक्वल टू 0। ये है, दिस इज आवर इंटरसेक्शन। इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमें क्या मिलता है? ये एक स्फीयर है, ये एक प्लेन है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमें एक सर्कल मिलने वाला है, ठीक है। अब ये सर्कल से पास होने वाला हमें एक स्फीयर चाहिए और उसका इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे मिलता है? बहुत सिंपल है। क्या करना है? स्फीयर और प्लेन को ऐड कर दो। क्या करना है? स्फीयर और प्लेन के इक्वेशन को ऐड कर दो और जो बाद वाला है उसको साथ में k को मल्टीप्लाई कर दो। मतलब बाद वाला यानी हमने प्लेन को बाद में लिया है तो उसके साथ में k को मल्टीप्लाई कर दो, एंड इक्वल टू 0 से मिल जाएगा हमें इक्वेशन ऑफ दिस स्फीयर। जो हमें निकालना है, ये कौन सा स्फीयर है? जो उस सर्कल से पास होने वाला है। अब मैंने बोला था कि एक स्फीयर नहीं होगा, ऐसे तो बहुत सारे स्फीयर्स होंगे, हमें सेट मिलेगा। क्यों सेट मिलेगा? बिकॉज यहाँ k है, राइट? तो k की वैल्यू आप जैसे जैसे चेंज, k इज एनी पैरामीटर, राइट? तो k को आप जैसे जैसे अलग अलग वैल्यूज देते जाओगे आपको बहुत सारे स्फीयर्स अलग अलग मिलते जाएंगे। सो दिस इज अ जनरल वैल्यू। अगर k की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाती है तो उस वैल्यू के लिए हमें एक स्फीयर मिल जाएगा। तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको दिया हो एक पर्टिकुलर कंडीशन, एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी होगी, हम एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वो एक्स्ट्रा कंडीशन के कारण हम एक्चुअली k की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे एंड उससे हमें मिल जाएगा एक पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, ठीक है। अब s प्लस के पी इक्वल टू 0, मतलब जो s है ये पूरा इक्वेशन s का है, प्लस k इंटू पी इक्वल टू 0। तो ये मिल गया हमें इक्वेशन ऑफ द न्यू स्फीयर, मतलब जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक स्फीयर नहीं होगा, उस सर्कल से पास होने वाले बहुत सारे स्फीयर्स होने वाले हैं, तो उसको हम बोलेंगे सेट ऑफ स्फीयर्स। तो सेट को हम कैसे कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये सेट ऑफ स्फीयर्स को हम बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल s प्लस के पी इक्वल टू 0 सच दैट k इज द पैरामीटर, ठीक है। k की अलग अलग वैल्यूज आप डाल सकते हो। सो ये हमें कैसे मिला? एक स्फीयर और एक प्लेन के इंटरसेक्शन से जो सर्कल मिला था, उस सर्कल से पास होने वाला एक नया स्फीयर का इक्वेशन अगर आपको फाइंड करना है तो सिंपली व्हाट इज द फॉर्मूला? वेरी सिंपल, दोनों को ऐड कर दो, बस पीछे वाले के साथ में k मल्टीप्लाई कर दो, अनइक्वल टू 0, ठीक है। अब यही कंसेप्ट दूसरे पॉइंट में लगाने वाले हैं। अब देखो बहुत इजी हो जाएगा काम, पहला वाला समझ गया होगा तो दूसरा वाला भी आपके लिए इजी हो जाएगा। अब जो हम सर्कल कंसिडर कर रहे हैं, हम मानते हैं कि ये सर्कल हमें मिला है बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स। अगर ये दोनों स्फीयर्स के इंटरसेक्शन से मिला हुआ है तो इस सर्कल से गुजरने वाला, पास होने वाला अगर एक नया स्फीयर का इक्वेशन ढूंढना है तो क्या करना है? लेट अस सी। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द सर्कल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स, हम बोल रहे हैं यहाँ पे दो स्फीयर्स के इंटरसेक्शन से हमें ये नया वाला सर्कल मिला हुआ है। तो दो स्फीयर्स है मतलब दो स्फीयर के इक्वेशंस होंगे। जनरल इक्वेशन, एक को नाम दे दिया S1, एक को नाम दे दिया S2। इन दोनों को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0, राइट। S1 की वैल्यू ये बड़ा सा इक्वेशन है, S2 की वैल्यू ये बड़ा सा इक्वेशन है। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट लगाना है जैसे पार्ट 1 में लगाया था। क्या बताया था मैंने? दोनों को ऐड कर दो, पीछे वाले में या सेकेंड वाले में k से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर S1 प्लस k S2 इक्वल टू 0, काम खत्म। बस इतना इजी है। तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर? कैसा क्या 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 बनेगा इक्वेशन ऑफ स्फीयर? इट विल बी S1 प्लस k इंटू S2 इक्वल टू 0। सो दिस इज योर फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है?
ये फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो आपको फाइंड करना है। एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द सर्कल, और सर्कल नहीं दिया होगा, सर्कल का इक्वेशन डायरेक्टली नहीं दिया होगा, आपको किस तरीके से दिया होगा, दो स्फीयर्स के इक्वेशन। तो आपको पता है दो स्फीयर्स का इंटरसेक्शन जब होता है तो वो एक सर्कल बनता है। तो इस सर्कल से पास होने वाला अगर नया स्फीयर आपको ढूंढना है तो उसका इक्वेशन होगा S1 प्लस के S2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक तरीका है। एक और तरीका है फाइंड करने का, एंड दैट फॉर्मूला इज S1 प्लस के इंटू S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ये भी एक तरीका है जिससे आप इक्वेशन ऑफ दिस स्फीयर निकाल सकते हो। अब ये कौन सा तरीका है या व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ, ये देखो ये एक स्फीयर है, ठीक है, एंड व्हाट इज दिस? ये तो के ही है पैरामीटर। S1 माइनस S2 से क्या मिलेगा? मतलब आपने एक स्फीयर के इक्वेशन से दूसरे स्फीयर के इक्वेशन को माइनस किया है। S1 माइनस S2 करोगे तो क्या होगा? x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको लीनियर इक्वेशन मिलेगा, एंड ये होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। दिस विल बी इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं एक एग्जांपल में, एक वीडियो में हमने देखा हुआ है कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है पासिंग थ्रू दीज टू स्फीयर्स, तो हम क्या करते हैं, सिंपली S1 माइनस S2 करते हैं। तो ये हमें इस टाइप का फॉर्म मिल गया जो हमने पार्ट 1 में देखा है, या फर्स्ट टाइप अभी देखा था हमने, S प्लस के पी इक्वल टू 0, राइट। तो किसी भी तरीके से आपको सिर्फ क्या करना है, दोनों को ऐड करना है एंड उसमें के सेकेंड वाले में के से मल्टीप्लाई करना है। आप किसको भी फर्स्ट ले सकते हो, किसी को भी सेकेंड ले सकते हो, बट जब स्फीयर की बात हो रही है तब कोई भी पहला दूसरा ले सकते हो, बट जब भी एक स्फीयर और एक प्लेन की बात होगी तो आप प्लेन के इक्वेशन को ही के से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है ना। थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप में मैंने बताया था, अब हमारा जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है अगर इस टाइप से दिया हुआ है, नाउ कैन यू सी दिस, ये क्या दिख रहा है आपको? दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल वेयर दिस इज समवॉट इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। दिख रहा है आपको, इक्वेशन ऑफ स्फीयर दिख रहा है, S इक्वल टू 0 टाइप, एंड व्हाट इज दिस? Z इक्वल टू 0, मतलब ये प्लेन का इक्वेशन हो गया, XY प्लेन का। तो अगेन भले ही दिख रहा कुछ और तरीके से है, ये Z इक्वल टू 0 दिखने से यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोगों को लगता है ये कौन सी चीज हो गई, ये तो प्लेन भी नहीं है, ना तो दो स्फीयर्स दिए है, ना स्फीयर और प्लेन का इंटरसेक्शन दिया है, ये कौन सा टाइप आ गया? एक्चुअली भले ये इस टाइप में नहीं लिखा है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, नॉर्मली हमें पता है प्लेन का इक्वेशन ये होता है, बट ये दिखने के कारण यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज होते हो। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, z इक्वल टू 0 मतलब प्लेन का इक्वेशन है, मतलब आपको अगेन एक स्फीयर और एक प्लेन दिया हुआ है, तो यू नो वेरी नाइसली अब तो रट चुका होगा कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम नए इक्वेशन का स्फीयर कैसे बनाते हैं, सिंपली S प्लस के पी इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द सर्कल दिस। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर मिल गया। अब ये सारी चीजों को जब हम एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे तो आइडिया पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस जो आज हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसको अप्लाई करेंगे विद द एग्जाम्पल्स। तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग एंड टेंशन नहीं लेना।